फरवरी की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे में गांव से कुछ ही दूर पर मदन लाल अपने एक हाथ में मटकी और दूसरे हाथ में फावड़ा पकड़े तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। आज इस मटकी को दफना दूंगा और बाद में आराम से इसको निकाल कर उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई जब उसको तीन लोगों के एक साथ हंसने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान! उसे जंगल में एक जगह दिखाई दिया जहाँ काफी कम पेड़ थे। उसने वहाँ फावड़े से एक गड्ढा खोदा, फिर उस मटकी को उसके अंदर रख दिया। बाद में उसने जैसे ही उस पर मिट्टी डालने के लिए फावड़ा चलाना चाहा, तभी उसने ऊपर देखा तो तीन आत्माएं, जिसमें एक आदमी, एक औरत और तीसरा एक 14 साल का बच्चा था। हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। तुझे इस मटकी के साथ ही दफना देंगे। उसका पैर अचानक से मुड़ गया और वो भी उसी गड्ढे में गिर गया। फिर तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और उन हवाओं से सारी मिट्टी अपने आप गड्ढे के अंदर गिरने लगी और गड्ढा पूरी तरह से बंद हो गया। 40 दिन बाद परेश अपने तीन दोस्त अंगद, रमेश और मोहन के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। बता मोहन, क्या सोचा है तूने? सोचने वाली कौन सी बात है? अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। ये हुई ना बात, तुम लोग कल रात को ठीक 11 बजे गांव की सरहद के पास वाले जंगल में मेरे पास आ जाना। ये तय करके वो सभी अपने अपने घरों को चले गए। अगली रात मोहन, रमेश और अंगद तीनों हाथ में फावड़ा लिए परेश की बताई जगह पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि परेश अपने सामने कुंड जलाए बैठा हुआ है। उसके ठीक पास में ही एक काले कपड़े में 3 नींबू रखे हुए हैं। परेश, हम आ गए। बता, क्या करना है? तुम तीनों यहाँ बैठ जाओ। वो तीनों जमीन पर बैठ गए। फिर परेश ने तीनों के हाथों में एक एक नींबू रख दिए और वापस अपनी जगह पर बैठ आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप करने लगा। उन तीनों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। हे प्रेतों के देव, हमें रास्ता दिखाइए कि वो मटकी कहाँ पर है। तभी उन तीनों के हाथ में रखे वो नींबू हवा में उड़ गए। ये देखकर वो तीनों हैरान थे, लेकिन परेश को जरा सी भी हैरानी नहीं थी। प्रेतों के देव, आपका स्वागत है, हमें रास्ता दिखाइए। उसके ऐसा कहते ही तीनों नींबू, जो कि हवा में थे, अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो चारों अब उन नींबुओं का पीछा करने लगे। कुछ कदम चलने के बाद एक जगह नींबू रुक गए, फिर वहीं जमीन पर आ गए। यही जगह है वो जहाँ वो मटकी है, खोदना शुरू करो। उन तीनों ने उसके एक इशारे पर वहाँ खुदाई शुरू कर दी। काफी देर खोदने के बाद अब गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, उन चारों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रमेश का फावड़ा जमीन पर किसी चीज में फंस गया था और निकल ही नहीं रहा था। अब फावड़ा मत चलाओ। ये सुनकर उन्होंने दोनों हाथों से मिट्टी हटाई, तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गड्ढे में मदन की लाश पड़ी थी, जिसकी टांग में फावड़ा फंसा था। उसके हाथों में अभी भी वही मटकी थी। रमेश ने मटकी उठाई और ऊपर खड़े परेश को पकड़ा दी। अब ऊपर आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की तो रमेश चीखने लगा। मेरा शरीर अकड़ रहा है, मेरा शरीर अकड़ रहा है, सब जल्दी से बाहर आओ। ये सुनकर मोहन और अंगद गड्ढे से बाहर आ गए, लेकिन रमेश का शरीर उसके काबू में नहीं था। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे थे और वो गड्ढे में पड़ा कांप रहा था, जैसे उसको करंट का झटका लग रहा हो। इससे क्या हो रहा है? ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने एक बात तुम लोगों से छिपाई थी। मटकी निकालने पर मदन लाल की आत्मा किसी एक आदमी की भेंट जरूर लेगी। तूने सिर्फ एक मटकी के लिए हमारी जान की बाजी लगवा दी। ये सिर्फ एक मटकी नहीं है, ये देखो। परेश ने मटकी के ऊपर से कपड़ा हटाया। मटकी पूरी तरह हीरे जवाहरात से भरी हुई थी।
उन दोनों के चेहरे से दोस्त को खोने का गम चला गया और खुशी नजर आने लगी। उन्होंने गड्ढे की तरफ देखा तो रमेश मर चुका था। इसे यही ठिकाने लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। उन दोनों ने मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया और तीनों गांव की तरफ चल पड़े। गांव की सरहद पर आकर परेश ने मोहन और अंगद को एक एक कपड़े के अंदर उनके हिस्से के जेवर बांध कर दिए और बाकी बचे हुए धन को मटकी समेत अपने घर ले गया। ए जी, इतनी रात को आप कहाँ गए थे और इस कपड़े में क्या है? अंगद ने उस कपड़े की पोटली को खोली और जैसे ही उसके अंदर रखे सोने जवाहरात उसकी बीवी ने देखा तो उसकी आंखें भी चौंधी आ गई। हे भगवान, इतने महंगे जेवर ये आपके पास कहाँ से आए? जेवर नहीं, गुप्त धन है और ये सब हमारा है। सच में? तो लाओ जरा, इनमें से कुछ पहनकर देखती हूँ मैं। प्रेरणा ने एक भारी सा हार उठाया और अपने गले में डाला। जरा बताइए तो, कैसा लग रहा है मेरे गले में ये हार? ऐसा लग रहा है कि ये बना ही तुम्हारे लिए था। ये सुनकर वो खुश हो गई और फिर आईने के सामने जाकर देखने लगी। अगले 3 सेकंड्स के अंदर उसके चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ प्रेरणा? प्रेरणा के मुंह से सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। अगले ही पल वो भी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में भी उसी तरह की अकड़न पैदा हुई जैसी कि रमेश के शरीर में हुई थी और फिर उसको लकवा मार गया। प्रेरणा, उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना। प्रेरणा सिर्फ टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर और उसकी जुबान काम ही नहीं कर रहा है। अंगद ने उसको उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर उसने उसके गले से हार उतारा और वापस उसको उस कपड़े की पोटली में बांध दिया। इस तरफ मोहन ने भी अपने हिस्से के गहने अपनी बीवी को दिखाए। अरे वाह जी, रोजाना तो आप छोटी मोटी चोरी करके आते थे, पर इस बार तो आपने काफी बड़ा हाथ मारा है। आज के बाद वो छोटी चोरियां भी नहीं करनी पड़ेंगी। इन गहनों की कीमत अरबों में है। मैं कहती हूँ, हम इनको पहनकर दिखावा नहीं करेंगे, बस एक एक गहने को बेचकर अपने घर का खर्च अच्छे से चलाया करेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा तो मन है कि इस बड़ी सी माला को पहन कर देखूं। कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, घर में ही पहनूंगा, बाहर नहीं। ये कहकर मोहन ने भी एक मोतियों की माला उठाई और अपने गले में पहन ली। देखा, मुझ पर कितनी जच रही है ये। मोहन खुश हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी बीवी चिल्ला उठी। ये क्या हो रहा है? आपके कान से ये क्या निकल रहा है? मोहन ने हाथ लगाकर देखा तो उसके दोनों कानों से खून निकल रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही अब उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। उसको उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान थी। धीरे धीरे उसके शरीर का सारा खून निकलकर नाली की तरह घर के बाहर तक बह गया और मोहन की भी अब मौत हो गई। सुबह होने पर अंगद परेश के पास पहुंचा और उसको सब कुछ बताया। अरे तेरी बीवी को लकवा मार गया, तो उसमें जेवरों की क्या गलती है? उसने पहली बार जिंदगी में इतना सोना देखा होगा, इसीलिए उसको झटका लगा होगा, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये बता, मोहन की मौत कैसे हो गई? इस बात का परेश के पास कोई जवाब नहीं था। मेरा बताना फर्ज था, मैंने तुझे बता दिया। अब मैं उस धन को वापस वहीं गाड़ने जा रहा हूँ। पैसे से ज्यादा मुझे मेरा परिवार प्यारा है। अंगद अपने हिस्से के सारे जेवर ले गया और उसने उन्हें वापस उसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिए। इस तरफ परेश की बीवी पार्वती भी अब डरने लगी थी। सुनिए जी, इस गुप्त धन को निकालते निकालते आपका एक दोस्त भेंट चढ़ गया, दूसरे की बीवी को लकवा मार गया और अब तीसरे की तो मौत ही हो गई। इन सबसे इस धन का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी तक हम दोनों को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी अभी इन गहनों को नहीं पहना है।
मेरी बात मानिए, आप इसको जहाँ से लाए हैं वहीं गाड़ दीजिए। जब जान ही नहीं रहेगी तो धन का क्या करेंगे? लेकिन विधि के हिसाब से तो मदन लाल की आत्मा एक आदमी की भेंट लेने के बाद इस दुनिया से चली जानी चाहिए थी। विधि चाहे कुछ भी हो, लेकिन घटनाएं तो अभी भी हो रही है ना। आप जल्दी से इस मटकी को ले जाइए और खत्म करिए इस किस्से को। उसकी बात सुनकर परेश के दिल में भी अब डर बैठ गया था। रात के तकरीबन 11 बजे, जब सारा गांव सो चुका था, परेश हाथ में मटकी लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने उसी जगह पहुंचकर गड्ढा खोदा और उस मटकी को दफन कर वापस आ गया। आपने बिल्कुल सही किया जी। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपने लालच नहीं किया। उसके कुछ ही देर बाद परेश और पार्वती दोनों अपने बिस्तर पर थे कि अचानक से उनको एक हंसी सुनाई दी और उनकी आंख खुल गई। कौन है? दोनों चौंकते हुए बिस्तर से उठे। उन्होंने देखा कि सामने रमेश की आत्मा खड़ी थी। रमेश, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मदन लाल को तो मेरी भेंट लेकर मुक्ति मिल गई थी। उसके बाद उस गुप्त धन का रखवाला अब मैं हूँ। इसका मतलब है कि मोहन को तुमने ही मारा था? हाँ, और अब तेरी बारी है। लेकिन इन्होंने तो उस गुप्त धन को वापस वहीं पहुंचा दिया है। फिर तुम इनको क्यों मारने आए हो? वो तो ये खुद बता देगा। ये सुनकर अब पार्वती परेश की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसने देखा कि उसकी कलाई में सोने का एक मोटा सा कड़ा चमचमा रहा था। ये आपने क्या किया जी? इस एक कड़े के लालच में देखिए आपने हमारी जान खतरे में डाल दी। मुझे लगा था कि एक कड़े को ले भी लूंगा तो किसी को क्या पता चल रहा है। अब तेरा वक्त खत्म हुआ। ऐसा कहकर रमेश की आत्मा बिजली की रफ्तार से परेश के करीब से गुजरी और परेश के दो टुकड़े होकर जमीन पर ढेर हो गए। पार्वती परेश की कटी लाश के पास बैठकर रोने लगी। अब वो कड़ा परेश के हाथ में नजर नहीं आ रहा था। रमेश की आत्मा वापस वहीं पहुंची। उसके हाथों में वही कड़ा था। वो धीरे धीरे करके जमीन के अंदर समा गया। इस तरह वो गुप्त धन जहाँ था वहीं वापस पहुंच गया और एक सीख दे गया। अगर अमीर बनना है तो अपनी मेहनत से बनो। गुप्त धन के लालच में अपनी जान खतरे में मत डालो।